नमस्कार, देश की बात में हाजिर है और आज पहले बात पत्रकार पवन जायसवाल की, जो हमारे बीच नहीं रहे। पवन जायसवाल ने उत्तर प्रदेश के एक प्राइमरी स्कूल में मिड डे मील में बच्चों को नमक रोटी दिए जाने की खबर सबसे पहले दी थी। मिड डे मील में भ्रष्टाचार के इस मामले से वे चर्चा में आ गए थे, लेकिन एक अरसे से कैंसर से जूझते हुए वो चल बसे। काफी दिनों से उनका इलाज वाराणसी के अस्पताल में चल रहा था। उनकी हालत बेहद नाजुक थी। इलाज के लिए उनके पास पैसे भी नहीं थे। इलाज के लिए उनकी पत्नी और मां के गहने तक बेचने पड़े। आपको याद दिला दें कि उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर के एक प्राइमरी स्कूल में नमक रोटी दिए जाने की खबर पर बहुत बवाल मचा था और पवन को इसके बाद बहुत मुश्किलों का सामना भी करना पड़ा था। वीडियो बनाने से पहले हालांकि उन्होंने प्रशासन को जानकारी दी थी, प्रशासन ने कोताही पर तुरंत कार्रवाई भी की थी, लेकिन ये मामला इतना हाई प्रोफाइल हो गया कि पवन पर ही केस दर्ज हुआ, जिसे बाद में वापस लिया गया था। तो पवन जायसवाल ने सच्ची पत्रकारिता की। कार्यक्रम की शुरुआत उनको श्रद्धांजलि से। और देश की बात में अब आगे बढ़ते हैं, बिहार की बात करते हैं। सियासी करवट लेते इस राज्य में आज चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने ऐलान किया है कि वे बिहार में 2 अक्टूबर से 3000 किलोमीटर की पदयात्रा करेंगे। वे फिलहाल कोई राजनीतिक दल नहीं बनाने जा रहे। लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार की राजनीति पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा है कि 30 वर्षों के शासनकाल में बिहार देश का सबसे पिछड़ा राज्य बना हुआ है। उन्होंने बात की हमारे सहयोगी मनीष कुमार से। बातचीत का एक अंश देखते हैं। लालू जी के टाइम में गरीब जो सामाजिक पिछड़े लोग हैं उनको आवाज़ मिली है। नीतीश जी के टाइम में इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम हुआ है, बिजली आई है, सड़क बने हैं। लेकिन जहाँ इस सच्चाई का एक पहलू है तो दूसरा पहलू ये भी है कि 30 बरस के लालू जी और नीतीश जी के राज के बाद बिहार आज देश का सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य है। विकास के सारे मानदंडों पर हम लोग देश के सभी राज्यों में सबसे निचले पायदान पर हैं। ये क्लियर कट ये बताता है कि जो कुछ अभी तक हुआ है उस रास्ते पर चलकर हम लोग आगे बिहार को अग्रणी राज्यों की श्रेणी में नहीं खड़ा कर सकते हैं। रास्ता बदलना होगा, एक नई सोच, एक नया प्रयास करना होगा। अब उसमें बहस ये है कि वो नई सोच और नया प्रयास किसका हो। मैं कह रहा हूँ कि किसी एक व्यक्ति, किसी एक दल के पास वो शक्ति नहीं है। वो शक्ति सिर्फ और सिर्फ बिहार के लोगों के पास है। खासकर वो लोग बिहार के जो बिहार की धरती से जुड़े हुए हैं, यहाँ के मुद्दों को समझते हैं, जिनमें यहाँ के समस्याओं को सुलझाने की काबिलियत है, और सबसे बढ़ के जिन लोगों में वो जज्बा है कि वो बिहार को आगे बदलते हुए देखना चाहते हैं, बदलना चाहते हैं। ऐसे लोगों को अगर साथ में लाया जाए, जैसा मैंने पहले प्रेस वार्ता में भी बताया, 17,500-18 हज़ार ऐसे लोग सामाजिक राजनीतिक जीवन से जुड़े हुए लोग, बोथ पॉलिटिशियंस एंड नॉन पॉलिटिशियंस, जो हम लोग के टच में हैं, जो बता रहे हैं कि कुछ नया प्रयास किया जाए। ये अगर साथ में आते हैं और सब मिलकर तय करते हैं, एक नई व्यवस्था बनाते हैं। संभव है कि सब मिलकर ये तय करें कि एक पार्टी बनानी है तो पार्टी बनाई जाएगी, लेकिन वो कब बनाई जाएगी? वो पार्टी प्रशांत किशोर की नहीं होगी। मैं ये बार बार रिपीट कर रहा हूं कि अगर पार्टी बनती है तो ये सारे लोग मिलकर ही बनाएंगे। उसमें एक मेंबर प्रशांत किशोर भी हो सकते हैं। तो आपको बता दें, हमारे साथ अब इसी बातचीत पर बात करने के लिए केसी त्यागी, प्रधान महासचिव जनता दल यूनाइटेड हमारे साथ हैं। त्यागी जी, बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। सर, मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि बिहार में एक नई राजनीतिक शक्ति उभर रही है, जेडीयू को कितना बड़ा खतरा है इससे? नहीं, निधि जी ये हमारे मित्र भी हैं, पुराने साथी भी हैं। हमने और प्रशांत जी ने दोनों ने नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में काम किया है। और आपकी जानकारी के लिए, जिन 7 संकल्पों पर बिहार की सरकार आज कार्यरत है विकास को लेकर के, उनको बनाने में, परिमार्जित करने में हमारे भी तो प्रशांत किशोर जी की बहुत भूमिका रही है। उन्होंने 2 अक्टूबर से गांधी जी की जयंती पर पदयात्रा की घोषणा की है और सुराज उसका कंसेप्ट रखा है। और गांधी जी की जो कर्मस्थली है वहां से वो अपना कार्यक्रम शुरू करेंगे, चंपारण से, जहां मोहनदास को बापू बनाने का काम हुआ था। उनके इन सकारात्मक प्रयासों का हम समर्थन करते हैं। बिल्कुल। मेरा खाली इतना उनसे डिफरेंस है जी। इस बात को लेकर के कि लालू राज और नीतीश राज में उनको भेद करना चाहिए। चूंकि उनका आगमन बिहार की राजनीति में या पटल पर बहुत लेट हो रहा है। उन्होंने 90 के दशक का बिहार नहीं देखा है, जब विकास कैजुअलिटी थी,
रूल ऑफ लॉ नहीं था, कानून का राज खत्म था, विकास जो था वो किनारे पे था। तो 2005 में एनडीए बना जिसकी बागडोर नीतीश कुमार जी को सौंपी गई। दिल्ली में भी उनके कामकाज को अटल बिहारी वाजपेयी जी ने सराहा था, एज रेल मिनिस्टर भी, एज कृषि मंत्री भी, तो उनको वहां सौंपा गया। हमारी पार्टी बड़ी नहीं थी, लेकिन ये सोच करके कि गुड गवर्नेंस होगी और सुशासन बाबू के रूप में उनको प्रचारित प्रसारित किया गया था। निधि जी, हम आपके साथ दर्जनों प्रोग्राम कर चुके हैं, किस तरह से वहां सड़कें बनी हैं। कोई घर नहीं है जहां बिजली ना पहुंची हो, कोई घर नहीं है जिसकी नकल पूरा देश कर रहा है आज। जल की योजना, नल की योजना, कोई नल का पानी नहीं है। 50,000 लोगों को कन्विक्शन किया गया है स्पेशल कोर्ट बना करके रूल ऑफ लॉ कायम करने के लिए। हाँ, पिछड़ापन बिहार का भी खत्म नहीं हुआ। मैंने आपके चैनल पे पहले भी कई बार कहा, फिर कहना चाहता हूं, जब तक बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलेगा, बिहार की गरीबी और बिहार का पिछड़ापन समाप्त नहीं होगा। कोई बिहार में उद्योग लगाने के लिए निधि जी क्यों आएगा जब सारी सुविधाएं गुजरात में है, महाराष्ट्र में है, कर्नाटका में है। आपका ये, आपने सही कहा कि लालू राज से इसको अलग रखें, लेकिन 15 साल से तो जेडीयू का ही राज है, आप ही का राज है। आपने खुद सुशासन बाबू का वो तमगा याद किया, लेकिन अब जो नई शक्ति उभर रही है बिहार में, भले ही पहले आपके साथ हो, वो कह रहे हैं कि भाई इतना सबसे ज्यादा पिछड़ा है, कई मानकों में बिहार सबसे पिछड़ा है, तो ठेस तो पहुंची है। राजनीतिक जो मंसूबे होते हैं, हर राजनीतिक दल के लक्ष्य होते हैं, और जो सरकार है उसको तो बहुत बड़ी ठेस मानी जाएगी। देखिए, मैं फिर आपसे कहना चाहता हूं, हम अपने प्रयासों में नवीन और नूतन बिहार नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बनाने में लगे हुए हैं। हमने वो भी आपको बताया, मनमोहन सिंह सरकार के दौरान भी हम लोगों ने विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए, उनसे अपील की थी। उन्होंने एक कमेटी बनाई, उस कमेटी ने रिपोर्ट दे दी कि बिहार को नहीं मिलना चाहिए विशेष राज्य का दर्जा। अब 15वां वित्त आयोग बना, एनके सिंह जी उसके चेयरमैन थे, हमने उनको भी रिप्रेजेंटेशन दिया। मैं निधि जी बहुत विनम्रता से कहना चाहता हूं कि बिहार में कोई उद्योग क्यों लगाए जब तक कोई इंसेंटिव या इनिशिएटिव उनको ना मिले। सब लोग क्यों जाना चाहते हैं गुजरात, सब लोग क्यों जाना चाहते हैं महाराष्ट्र। केंद्र से आपकी सरकार भी है आपके साथ, और आप लोगों की नाकामी है कि बिहार को ये दर्जा आप लोग नहीं दिला पाए। हमारे व्यू पॉइंट को ठीक से पॉजिटिवली समझा नहीं गया, इसके लिए हमें अफसोस है, लेकिन हमारी नाकामी नहीं है। हमारी 1 दर्जन मामलों में ऐसी कामयाबी है, कई जैसे वुमेन पार्टिसिपेशन है, जो गांधी जी चाहते थे, जो स्वराज का सपना था, जिसको हमारे मित्र प्रशांत किशोर प्रोपेगेट कर रहे हैं, उन सारे मानकों पर गांधी जी का एक सच्चा सिपाही होने के नाते नीतीश कुमार इंप्लीमेंट कर रहे हैं। आखिर में आज आपकी जानकारी के लिए 1 लाख लड़कियां, त्यागी जी, अब नीतीश कुमार भी इफ्तार पार्टी में जाते हैं, जो सरकार के द्वारा दी गई है। ठीक है सर, बिल्कुल सरकार में है तो काम तो करेगी सरकार कुछ। अब नीतीश कुमार भी इफ्तार की आरजेडी की पार्टी में जा रहे हैं, तेजस्वी इधर आ रहे हैं, तो क्या माना जाए, नाखुश हैं नीतीश कुमार जो ये गठबंधन चल रहा है बिहार में उससे? नहीं, हम ना नाखुश हैं, ना नए किसी विकल्प की तलाश में हैं। हम तो तेज प्रताप की शादी में भी गए हैं, मीसा बेटी की शादी में भी गए, आगे भी जाएंगे। कोई सामाजिक समारोह को और इस तरह के जो धार्मिक समारोह हैं उसको राजनीति से अलग रखना चाहिए। नीतीश कुमार जी यूं भी व्यक्तिगत ईर्ष्या विद्वेष की राजनीति के विपरीत पुरुष के रूप में जाने जाते हैं, और यहाँ दिल्ली में भी हम सब पार्टियों कार्यक्रमों में जाते हैं। ये राजनीतिक छुआछूत की जो संस्कृति है उसको हम अच्छा नहीं मानते हैं, लेकिन इन सामाजिक समारोह में जाने का अर्थ, हम कोई नया गठबंधन बना रहे, वी आर वेरी हैप्पी इन एनडीए, और हम 2024 की और 2025 की तैयारी में लगे हुए हैं। जी, क्योंकि ये आप ही के एक समय प्रशांत किशोर जेडीयू में एक तरह से उत्तराधिकारी बन गए थे, इसमें शामिल हो गए थे, तो यही लग रहा था कि अब आपके साथ नहीं है, क्या दोबारा शामिल होंगे या नहीं, या कुछ जेडीयू से टूट के तो नहीं लोग इनके साथ आ जाएंगे? देखिए, उनको नीतीश कुमार जी ने सहयोगी साथी के रूप में उपाध्यक्ष पार्टी का बनाया था। 1-2 प्रश्नों को लेकर के उनकी असहमति थी। नीतीश जी अध्यक्ष थे, मैं प्रधान महासचिव था, हम दोनों के बीच में अभी आपके टेलीविजन पर फोटो चल रही है,
प्रशांत जी की, समूचा गांव के मोहल्ले से लेकर के और दिल्ली में केसी त्यागी तक सबके सब नीतीश कुमार जी के साथ हैं। कई बार इस पार्टी को तोड़ने का, साथियों को अलग करने का प्रयास किया गया, पिछले बिहार के विधानसभा चुनाव में भी प्रयास किया गया, लेकिन सबकी पूरी की पूरी पार्टी नीतीश कुमार जी के साथ है। इसमें से कोई टूट करके प्रशांत जी के साथ नहीं जा रहा है, न प्रशांत जी किसी को तोड़ने का प्रयास करें। उन्होंने नीतीश कुमार जी के लिए भी कोई खराब शब्द इस्तेमाल नहीं किया। और ऐसे ही हमारे वो मित्र भी हैं, साथी भी हैं, शुभचिंतक भी हैं, और हमें नहीं लगता कि वो नीतीश कुमार के विकल्प के रूप में कोई कार्य करेंगे। जी, आप हमारे साथ जुड़े केसी त्यागी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे बात करके हमेशा ही बहुत अच्छा लगता है, बहुत ज्ञानवर्धन होता है। धन्यवाद जुड़ने के लिए आपका। तो देश की बात में आगे बढ़ते हैं और अब खबर है जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर में परिसीमन आयोग की रिपोर्ट आ गई है। पहली बार 9 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हुई हैं। पहली बार सभी 5 संसदीय सीटों में बराबर की विधानसभाएं हैं। 90 विधानसभा सीटों में 43 जम्मू और 47 कश्मीर क्षेत्र में है। विस्थापित कश्मीरियों और माइग्रेंट्स के लिए अतिरिक्त सीटों की सिफारिश है। परिसीमन आयोग की रिपोर्ट गजट में भी प्रकाशित की गई है। बीजेपी को फायदा दिलाने के लिए परिसीमन हुआ है। कश्मीर में राजनीतिक दल जो विपक्ष में, उनका ये कहना है, और क्षेत्रीय दलों ने रिपोर्ट को एक तरह से खारिज कर दिया है। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ पूर्व इस राज्य के मुख्यमंत्री कविंद्र गुप्ता हमारे साथ मौजूद हैं। गुप्ता जी, विपक्ष ने इस डिलिमिटेशन की जो ये पूरी आपकी प्रक्रिया, इसको खारिज कर दिया है। कह रहे हैं कि ना आबादी का ध्यान रखा गया है, ना प्रक्रिया का। बिल्कुल, 70 सालों से लगातार जम्मू के साथ डिस्क्रिमिनेशन की गई। आपकी जानकारी के लिए, जिस गांधीनगर सीट से मैं लड़ता था, 2 लाख वोटर थे उसमें, और कश्मीर में बहुत सी ऐसी सीटें हैं जिसमें गुरेज की सीट 16,000 की, गंदरबल की सीट 30,000 की। क्या ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं था? आज जब एक कोशिश की गई है सभी जाति, सभी धर्म, सभी कम्युनिटीज को यहाँ पर अधिकार देने के लिए, और इसके साथ ही जो कश्मीरी पंडित समाज जो घाटी से निकला था उनको भी रिकमेंडेशन देने के लिए, और टेरन को, असेसिबिलिटी को, सभी क्राइटेरियाज को देख करके आज जब ये डिलिमिटेशन कमीशन ने काम किया है तो तकलीफ होना स्वाभाविक बात है, क्योंकि यही लोग जब सत्ता में बैठे थे तो इन्होंने एक रूल पास कर दिया था, एक ये जारी कर दिया था कि 2026 तक डिलिमिटेशन नहीं हो सकती। उसके पीछे क्या कारण हो सकता है? कारण यही था कि इन्होंने इर्रेगुलरिटीज की हुई थी, उसी आधार पर ये डिलिमिटेशन करना ही नहीं चाहते थे। जम्मू के लोगों को दूसरे दर्जे का शहरी नागरिक बना करके रखना चाहते थे। गुप्ता जी, आबादी तो कश्मीर में ज्यादा है जम्मू से के मुताबिक, लेकिन इस अरेंजमेंट में 6 नई विधानसभा सीट जम्मू को दी गई और कश्मीर को सिर्फ 1 दी गई है। ऐसा नहीं है, आज भी उस आबादी के हिसाब से जम्मू की सीटें 43 है और इनकी सीटें 48 हो रही हैं। तो आप खुद अंदाजा लग, 5 सीटें इनकी ज्यादा है। कितनी आबादी ज्यादा है? और जो मैं ये भी आपकी जानकारी में रखना चाहता हूं, जो सही पॉपुलेशन इन्होंने 2011 के सेंसस में दर्शाई ही नहीं, और जिस प्रकार से वहां पर हालात थे, किस प्रकार से वहां पर सेंसस हुआ, ये लोग भी जानते हैं, ये भी जानते हैं। और जगह जगह पर 4-4 जगह वोट बना करके इन्होंने हमेशा से वो खराबी की है। और आज जब आधार कार्ड के साथ उन वोटों को जोड़ा जाएगा तब आबादी का भी पता लग जाएगा और उसके वोटर की संख्या का भी पता लगेगा। गुप्ता जी, अब विपक्ष ये कह रहा है कि जो संसदीय सीट के लिए कमीशन ने पुंछ और राजौरी जिलों को एक किया है, ये जम्मू संसदीय इलाके और अनंतनाग संसदीय कॉन्स्टिट्यूएंसी में है, दक्षिण कश्मीर में, और इनमें 500 किलोमीटर की दूरी है। शोपियां से होती हुई जो मुगल रोड है वो सर्दियों में बंद हो जाती है, तो ये कैसे किया गया? देखिए, ऐसा नहीं है, सभी साधन जम्मू कश्मीर में हैं। जम्मू कश्मीर को एक यूनिट माना जाना चाहिए। इन लोगों ने क्या किया, कोई पीर पंचाल, कोई राजौरी पुंछ, कोई पहाड़ी, इस तरह का एक इन्होंने नाम दिया था। कोई ऐसा इलाका नहीं है, किसी ना किसी तरीके से वो लगता है और आपस में जुड़ता है। और जिस प्रकार से ये नहीं है कि अब लेह का इलाका है, लेह का इलाका आप देखिए 6 महीने बंद रहता है, लेकिन आज जिस प्रकार से सरकार द्वारा टनल्स बना करके दूसरे तरीके से इसको जोड़ा जा रहा है, आने वाले समय में ये देखना चाहिए कि यहाँ प्रोग्रेस भी होगी।
और ये जानबूझकर इस तरह की सीटें बनाई थी जिसमें मनमर्जी करते थे, ये वोटिंग नहीं करते थे। एक 2% वोट लेकर के इन्होंने अपना मेंबर पार्लियामेंट चुना है। पिछले आप कई सालों के रिकॉर्ड देख लीजिए, अनंतनाग में या दूसरे इलाकों में 3%, जब वो इलाके आपस में जुड़ेंगे तो सभी लोग वोट करेंगे। और ये जो इन्होंने अब जब ये डीडीसी बीडीसी के इलेक्शन इन्होंने 70 साल नहीं यहाँ पर करवाए और पूरे देश में 13 बार इलेक्शन हुए 70 सालों में, इन्होंने 4 बार करवाए। इसके पीछे ये डेमोक्रेटिक प्रोसेस को होना ही नहीं चाहते थे, ये डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर को करना ही नहीं चाहते थे। ये चाहते थे कि सत्ता कुछ लोगों के हाथ में रहे, कुछ परिवारों के हाथ में रहे। आज जब ये डिलिमिटेशन कमीशन में जो 5 हमारे मेंबर पार्लियामेंट है वो भी थे, 3 तो इन्हीं लोगों के थे। गुप्ता जी, लेकिन अब यही मनमर्जी का आरोप तो विपक्ष आप पे लगा रहा है कि ये पूरी प्रक्रिया बीजेपी ने अपने फायदे के लिए की है, और एक तरह से विपक्ष ये भी कह रहा है कि वोट का हक भी मारा जा रहा है। देखिए, जनता का इसमें फायदा होने वाला है। बीजेपी अगर लोगों के बीच में रहेगी तो बीजेपी का फायदा होगा, जो भी लोगों के बीच में रहेगा। आज इनकी जमीन जम्मू कश्मीर में खिसक चुकी है, कोई ना कोई बहाना बना करके ये किसी भी तरह की बात करेंगे। ये आप देखिए, आने वाले समय में जब आधार कार्ड के साथ जब वोटर का ये सारा सिस्टम जुड़ेगा तो इनकी पॉपुलेशन कितनी है, इनकी जनसंख्या कितनी है, ये सभी के लिए होना है और होना भी चाहिए। किसी पर्टिकुलर धर्म को ये मना करके इस प्रकार के ये यहाँ पर माहौल खराब करना चाहते हैं, इन्होंने यही किया है। ये पाकिस्तान, इन्होंने तो ये भी बिल पास किए थे वहां पर, जो पाकिस्तान में चले गए हैं 1947 में, वो यहाँ आकर अपनी जमीन ले सकते हैं। इस प्रकार के लोगों पर कितना विश्वास करना चाहिए, कितना लोगों ने विश्वास आने वाले समय में करेंगे, ये हमें समझना पड़ेगा। गुप्ता जी, ये प्रक्रिया के लिए जम्मू कश्मीर को एक एंटिटी माना गया है फिलहाल, लेकिन आपको याद होगा कुछ ही समय पहले अलग अलग यूनियन टेरिटरी बना दिया गया था, तो कहा जा रहा है कि अपनी सहूलियत के हिसाब से बार बार बदला जा रहा है। देखिए, जहां तक लद्दाख का सवाल है, लद्दाख के साथ देखिए एक कॉलेज नहीं वहां पर खुल पाया 70 साल में। वहां पर एक कोई इलाज की सुविधा नहीं है, कोई हेल्थ फैसिलिटीज नहीं है। आज वहां पर यहाँ पर ये 4 कॉलेजेस खुले हैं, 2 डिस्ट्रिक्ट को वहां पर अलग से डिवीजन बनाई गई है। ये कश्मीर के लोगों के नीचे उनको लद्दाख वालों को रखना चाहते थे, और लद्दाख में क्यों आवाजें उठती रही कि हमें अलग किया जाए? कारण यही था कि इनकी डिस्क्रिमिनेशन थी, लद्दाख के साथ भी, जम्मू के साथ भी। आज वो लोग बिल्कुल खुश हैं, वो चाहते हैं ना उनकी आबादी मिलती है, ना ये कोई एरिया इनका मिलता है, ना इनकी सोच मिलती है। तो इन्होंने लद्दाख को अपने नीचे रखने के लिए इस प्रकार का प्रावधान किया था। आज लद्दाख के लोग तो 70 सालों से यूटी की डिमांड कर रहे थे, तो मुझे लगता है कि आज उनकी जो सारी ख्वाहिशें हैं वो पूरी हुई हैं, लोग खुश हैं और तरक्की की ओर लद्दाख जा रहा है। कावेंद्र गुप्ता जी, आप हमारे साथ जुड़े इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो इनका पक्ष हमने सुना है। हमारे साथ अब हमारे सहयोगी नज़ीर मसूदी मौजूद हैं। नज़ीर, आप बताइए, जो जब से ये रिपोर्ट कमीशन के सामने आई है, क्या लोगों में चर्चा और किस तरह से देखें जो ये रिपोर्ट आई है, जरा इसके पहलुओं को समझाइए हमें। जी, पहली बात यह है कि जितने भी अपोजिशन पार्टीज की उन्होंने जो वहां ऑब्जेक्शंस दाखिल की थी डिलिमिटेशन कमीशन के पास, उनका कोई असर नहीं रहा है, क्योंकि उन्होंने कई एक जो मुद्दे उभारे थे अपने ऑब्जेक्शंस में। पहली बात जो उन्होंने बताई थी कि जब भी जो परिसीमन की जो ये एक्सरसाइज है, इसमें लोग जो है पॉपुलेशन बुनियाद होती है डिलिमिटेशन की, लेकिन ये पहली डिलिमिटेशन है पूरे मुल्क में जहां पॉपुलेशन के बजाय कुछ और इश्यूज है उनको आधार बनाएगा, उनकी बुनियाद पे उनको पैमाना बना के डिलिमिटेशन की गई। और खुद अगर आप देखेंगे डिलिमिटेशन कमीशन का जो आज स्टेटमेंट है, खुद वो बताता है किस तरह जियोग्राफी को देखा गया, पॉलिटिकल एस्पायरेशंस को देखा गया, बॉर्डर के साथ कौन है, उनकी कनेक्टिविटी क्या, उसको देखा गया, फिर +-10 की बुनियाद पर किसको कम वो दिया जाएगा, 10+ किसको 10- दिया जाएगा, उन बुनियादों पे शायद ये पहली बार होगा जब डिलिमिटेशन का एक टेम्पलेट इस तरह पूरे मुल्क में बना है। टेम्पलेट तो यहाँ बना, क्या ये टेम्पलेट कहीं और इस्तेमाल हो जाएगा तो ये देखना बाकी है। और अगर कई लोगों का मानना है कि ये इलाका जो है एरिया को बुनियाद बनाया जाए, फिर राजस्थान को यूपी से ज्यादा मिलनी चाहिए, फिर लद्दाख के पास सबसे बड़ा इलाका है तो उसको कहीं एक पार्लियामेंट सीट्स मिलने चाहिए। आते हैं अब यहाँ असल में क्यों ये अपोजिशन पार्टीज के इतराजात क्या क्या थे। एक ये कि जम्मू कश्मीर की जो आबादी है उसका अधिकतर हिस्सा कश्मीर घाटी में रहता है,
और जो आबादी का तनासुब है वो जम्मू से 15 लाख ज्यादा है कश्मीर घाटी में। और पहले से यहाँ 40 सीटें थी, जब डिलिमिटेशन हुई तो एक सीट बढ़ाई गई, 47 बन गई। जम्मू में 37 थी और 37 को 43 बनाएगा, 6 सीटें बढ़ाएगी, जबकि आबादी काफी कम थी। लेकिन उसमें भी क्या मामला है, जो वहां जम्मू में मुस्लिम जो एरिया जो मेजॉरिटी सीट्स थी, जैसे पहले जो थी 13 जो मुस्लिम मेजॉरिटी सीट्स थी, अब वो बढ़ने के बजाय 10 घट के रह गई है। उससे क्या वजह ये क्या है कि जैसे आपको मैं बताऊं, सुरनकोट पूंछ में जो एक सीट है मुस्लिम एरिया, 1,28,000 की पॉपुलेशन, 88,000 की पॉपुलेशन पे एक सीट बनाएगी। और फिर इसी तरह पाडर जो किश्तवाड़ में 51,000 पे की पॉपुलेशन पे सीट बनाएगी। तो इस तरह से ये जो डिस्क्रिपेंसीज है वो सामने आ गई है। और अजीब सी बात है कि जो कमीशन है उन्होंने जस्टिफाई कर दिया है, क्योंकि जो कमीशन का जो फाइल रिपोर्ट है इसको कहीं चैलेंज कोई नहीं कर सकता, किसी कोर्ट में चैलेंज नहीं हो सकता। लेकिन अच्छी बात यह है कि 4 साल बाद शायद अब जम्मू कश्मीर में इलेक्शन होंगे और बिलाखिर लोगों के हाथों में जैसी वैसी हुकूमत आ जाएगी। यहाँ के जो भी इलेक्शन जीतेगा, शायद बीजेपी जीते, कोई और जीते, तो इलेक्टेड लोग आ जाएंगे। और पिछले 4 साल से यहाँ कोई हुकूमत नहीं है, केंद्र सरकार की तरफ से मुकर्रर किए गए गवर्नर या लेफ्टिनेंट गवर्नर हुकूमत चला रही है, ब्यूरोक्रेसी चला रहे और लोगों को कोई एक्सेस नहीं है। तो अच्छी बात यह है कि शायद जैसा जो कुछ भी हुआ, शायद इलेक्शन की प्रोसेस अब शुरू होगी। जो होम मिनिस्टर अमित शाह ने भी कुछ देर पहले ये कहा था कि डिलिमिटेशन का जो प्रोसेस है उसे कंप्लीट करने के बाद इलेक्शन इसी साल के आखिर में कराई जाएगी। वो अच्छी बात है जो ये रिपोर्ट सब। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया नज़ीर इस तमाम जानकारी के लिए। और जिस तरह से गृह मंत्री ने कहा था कि डिलिमिटेशन हो जाए उसके बाद चुनावी प्रक्रिया होगी, तो वहां पे घाटी में लोगों को इंतजार है 4 साल बाद चुनाव जल्द हो। बहरहाल एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं और देश की बात में आगे बताएंगे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो किसान मजदूर संघ है उसने क्यों चिंता जताई है, उस पर एक रिपोर्ट दिखाएंगे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ी भारतीय किसान संघ ने देश में गेहूं के उत्पादन में अनुमानित कमी और सरकारी गेहूं की खरीद में आई गिरावट पर चिंता जताते हुए मांग की है कि सरकार गेहूं किसानों के लिए तय कीमत पर अलग से 500 रुपए प्रति क्विंटल तक बोनस का ऐलान करे, जिससे कि गेहूं की अभी जो प्राइवेट ट्रेडर्स के पास डायवर्जन हो रहा है उसे तत्काल रोका जा सके। गेहूं की पैदावार में कमी की आशंका और सरकारी खरीद में कमी से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ा भारतीय किसान संघ चिंतित है। संगठन के अध्यक्ष बद्री नारायण चौधरी और महामंत्री मोहिनी मिश्रा ने इसे लेकर कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को चिट्ठी भी लिखी है। भारतीय किसान संघ की मांग है कि संकट को देखते हुए सरकार ज्यादा गेहूं पैदा करने वाले राज्यों के साथ मिलकर गेहूं किसानों को तय कीमत पर अलग से 500 रुपए प्रति क्विंटल तक बोनस देने का प्रावधान करें। आप ये चाहते हैं कि अभी तो एमएसपी रेट के ऊपर प्राइवेट ट्रेडर्स सरकारी जो गेहूं है उसकी खरीद कर रहे हैं किसानों से, आप चाहते हैं कि उस रेट से भी ऊंचे स्तर पे यानी एमएसपी को और बढ़ाया जाए? नहीं, एमएसपी को बढ़ाना नहीं बढ़ाना वो सरकार के हाथ में है, क्योंकि गेहूं हर पूरे देश में नहीं होता है। गेहूं राज्य जो है उसमें राज्य सरकार कुछ बोनस के प्रावधान करे, अच्छी बोनस की 200, 400, 500 रुपया बोनस की प्रावधान करे, उसमें केंद्र सरकार भी अपना हाथ बढ़ाए, तब जाके किसानों को एक अच्छा फायदा मिलेगा। जितना बेनिफिट्स व्यापारी व देश एक्सपोर्ट करके उठा रहा है उसका शेयरिंग तो किसान के पास आना चाहिए। कम से कम 500 रुपया अगर बोनस मिलता है तो किसान खुशी खुशी अपना माने आगे की खेती भी करेगा, जो कमी आ रहा है गेहूं में उपज में उसका भी भरपाई किसान कर लेगा। बुधवार को खाद्य सचिव ने एनडीटीवी से बातचीत में माना था कि मौजूदा फसली वर्ष में गेहूं की पैदावार करीब 60 लाख टन तक कम होने के आसार हैं। साथ ही पिछले साल गेहूं की खरीद 433 लाख टन हुई, जो इस साल घटकर 195 लाख टन रहने का अनुमान है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और गुजरात में किसान, कारोबारियों
और निर्यातकों को 21 से 24 रुपए किलो की दर से गेहूं बेच रहे हैं, जो एमएसपी रेट 20 रुपए 15 पैसे से ज्यादा है। पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में गेहूं उत्पादन समय से पहले तेज गर्मी की वजह से घटा है। कुछ महीने बाद बेहतर कीमत मिलने की उम्मीद से कुछ किसान और कारोबारी गेहूं स्टॉक को होल्ड कर रहे हैं। अब तक भारत से गेहूं एक्सपोर्ट के लिए 40 लाख टन का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है और 11 लाख मीट्रिक टन का निर्यात अप्रैल में हुआ है। गेहूं की कीमतों की वजह से ही फार्मर्स को इस बार अच्छे प्राइस मिले हैं और जो प्राइवेट प्लेयर्स ने परचेज किया है वो किसान से डायरेक्टली परचेज किया है, तो इंडियन फार्मर्स को फायदा हुआ है। और जून से जो सदर्न हेमिस्फीयर है वहाँ का वीट, अर्जेंटीनिया का, ऑस्ट्रेलिया का, वो वीट मार्केट में आ जाता है। इसीलिए इंडियन ट्रेडर्स ने जून तक के कॉन्ट्रैक्ट अपने एक्सपोर्ट करने के किए हैं। जाहिर है देश में इस साल गेहूं के उत्पादन में अनुमानित कमी, यूक्रेन युद्ध की वजह से गेहूं एक्सपोर्ट की बढ़ती मांग की वजह से गेहूं की सरकारी खरीद घटी है और गेहूं की अर्थव्यवस्था में बदलाव साफ दिख रहा है। इस वजह से खाद्य सुरक्षा के लिए देश में गेहूं के पर्याप्त स्टॉक के उपलब्ध होने को लेकर चिंता बढ़ती जा रही है। इस वजह से खाद्य सुरक्षा के लिए देश में गेहूं के पर्याप्त स्टॉक के उपलब्ध होने को लेकर चिंता बढ़ रही है। दिल्ली से कानन पात्रा के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया। अगर आप गर्मी की छुट्टी में ट्रेन से सफर की योजना बना रहे हैं तो जरा संभल के, क्योंकि रेलवे ने 24 मई तक ट्रेनों के करीब 1100 फेरे रद्द किए हैं। ट्रैक पर कोयले को ढुलाई की गति देने के लिए भारतीय रेलवे ने जिन ट्रेनों के फेरे रद्द कर दिए हैं उनमें मेल एक्सप्रेस ट्रेनें भी हैं और पैसेंजर ट्रेनें भी हैं। 24 मई तक ये 1100 फेरे ट्रेनों के रद्द हैं और ऐसे में गर्मी छुट्टी के दौरान ट्रेनों में रिजर्व टिकट मिलने की समस्या से मुसाफिरों की परेशानी बढ़ सकती है। हैदराबाद से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। नागराजू नाम के एक युवक को कल रात चाकू से गोदकर मार डाला गया जब वो बाइक पर अपनी पत्नी के साथ घर लौट रहा था। हिरासत में लिए गए संदिग्ध मृतक की पत्नी के रिश्तेदार हैं। नागराजू की पल्लवी नाम से लड़की से शादी हुई थी जो पहले अशरीन फातिमा थी। बताया जा रहा है कि कॉलेज के दिनों से ही दोनों के बीच प्यार था, लेकिन लड़की के घर वाले इस रिश्ते से खुश नहीं थे। शादी के बाद भी नागराजू को धमकियां मिल रही थी और कल रात हमले के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए, लेकिन कई राहगीरों ने इस घटना को अपना मोबाइल कैमरे में कैद कर लिया। साथ ही सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने धरपकड़ शुरू की है। इस हत्याकांड को लेकर स्थानीय बीजेपी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। और इसी खबर के साथ देश की बात में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।